गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने जो है अपना सिविक्स का जो है पॉलिटी का अपने 3 अध्याय हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम जो हमारा 4th अध्याय है उसको पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में हम जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो जो भी मैं एक बार बात कहना चाहूँगी कि जो भी नया स्टूडेंट्स हमारी इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है? और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो एनसीईआरटी हमारी है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, शायद मैंने एक वीडियो में ऐसे बोल दिया कि कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट, तो उसमें आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बोलते बोलते कभी कभी हो जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और होता है और हम बोल देते हैं कुछ भी ऐसे ही। बोलते बोलते मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या बोल दिया है, तो उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा। हम बोलना चाह रहे थे कि कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है, एसएससी का हो गया है, या केवीएस में है, डीटेल प्लस बी में है, हर एक में एनसीईआरटी जो है बहुत ही पूछी जाती है। एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर बनते हैं। ठीक है? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना 4th अध्याय जो है पॉलिटी का, सिविक्स का, 6th क्लास का, जिसका नाम क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पहले हमने जो है तीसरे अध्याय में हमने सरकार के बारे में पढ़ा था कि सरकार कैसे काम करती है और कौन से स्तर पर सरकार होती हैं। 3 स्तर पर होती हैं। राज्य स्तर पे कौन सी सरकार काम करती है, स्थानीय स्तर पर कौन सी सरकारें काम करती है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं नए विचारों भी शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होगा? तो चलिए जानेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाली जो माया है उसकी कहानी के जरिए हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत मतलब काले। ठीक है? जैसे नाम से पता चला, श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत मतलब काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। हम लोगों को मतलब जो जितना भी यहाँ पे थोड़ा बहुत भी गोरा हो जाता है उसको ऐसा लगता है मैं ही बहुत गोरा हूँ, लेकिन हमारी जो त्वचा का कलर है वो कैसा माना गया है? चाहे कितना भी गोरा हो भारत में, उसको कैसा माना गया है? सांवला, सांवला ही माना गया है। और श्वेत लोग और अश्वेत लोग, ये 2 लोग और थे। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू के एक दिन पुराने बक्सों की सफाई कर रही थी। मतलब जो एक लड़की के बारे में ये कहानी बताई गई है, जो माया नायडू है, तो वो एक दिन अपने घर में ऐसे ही सफाई कर रही थी। तो सफाई वो अपनी मम्मी की जो है मदद, माँ की मदद कर रही थी सफाई करने में। तो उसे एक रजिस्टर मिला, स्क्रैप बुक मिली, और जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरी हुई थी। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। ठीक है? माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम क्या था? हेक्टर पीटरसन। उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? उसकी माँ ने जब बताया ना उसके बारे में, जब उसको एक बुक मिली, रजिस्टर मिला, उसके अंदर जो है बहुत सारी अखबारों की कटिंग रखी हुई थी, जिसमें एक 15 साल के लड़के के बारे में बताया गया था, उसकी तस्वीरें थीं। तो उसने जो है उन तस्वीरों को देखते हुए अपने माँ से पूछा इसका नाम क्या है? तो उसकी माँ ने बताया इसका नाम है हेक्टर पीटरसन। और उसने ये भी बताया कि पुलिस जो है उन्होंने उसको गोली मारकर मार दिया था। तो जो माया है पूछ रही थी, माया माया नायडू, उसको ये बात सुनकर बहुत ही झटका लगा। उसने पूछा क्यों मार दिया उसको? तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। मतलब उसमें रंगों को ले, जैसे श्वेत और अश्वेत लोगों के रंगों को लेकर मतलब शासन किया जाता था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव, कि ये काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, काले लोग जो हैं अलग रहेंगे, सफ़ेद लोग अलग रहेंगे। सफ़ेद लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं की जाती थी जो बहुत ही अच्छी होती थी।
और काले लोगों को मतलब उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दी जाती थी, उनके स्कूल कॉलेज पर वो सारी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। उनकी एम्बुलेंस तक भी अलग थी। अगर जब गोरे लोग अगर बीमार हो जाते थे तो उनके लिए तो बहुत अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल रहते थे, बहुत अच्छी एम्बुलेंस आती थी जिसमें डॉक्टर, नर्स सब प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन जो काले लोग थे यही उनसे उल्टा था। उनके अस्पताल भी बहुत ही मतलब उनमें साफ-सफाई नहीं रहती थी, एम्बुलेंस के नाम पर भी कुछ नहीं था। ठीक है? और ऐसे ही जैसे वो शौचालय हो गए, श्वेत लोगों के बहुत अच्छे माने जाते थे और मतलब जो अश्वेत लोग हैं उनके बहुत अच्छे। तो चलो आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। माया की माँ की आवाज़ से माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, जैसे मैंने बताया, और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामान से सुसज्जित थी। मतलब उसमें जब भी आती थी तो ट्रीटमेंट के लिए सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल थी। डॉक्टर्स भी आते थे साथ में, नर्स भी थी। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बस भी अलग-अलग थी। ठीक है? यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट डालने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन जो है वो श्वेत लोगों की थी और जो अश्वेत लोगों की को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि श्वेत लोग और अश्वेत लोगों के को मतलब बराबर नहीं माना जाता था। भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है? एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। एक सेकेंड, देखते हैं। ठीक है? जो है दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद अश्वेत लोग ही रहते थे। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम के एक हिस्सा था सोवेटो। यहाँ पर क्या रहते थे? अश्वेत लोग। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। मतलब जो श्वेत लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते थे? अफ्रीकन्स। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर मतलब इनके ऊपर जो है जोर डाला जा रहा था। जो अश्वेत लोग थे उनके ऊपर अफ्रीकन भाषा बोलने के लिए जोर डाला जा रहा था। लेकिन उनको क्या, वो कौन सी भाषा बोलते थे? अपनी जुलू भाषा। वो अपनी जुलू भाषा सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। जो हेक्टर है वो है जिनको अफ्रीकन बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, पर वो अपनी भाषा जो है जुलू में ही मतलब पढ़ाई करना चाहते थे, तो उसके लिए वह विरोध कर रहे थे। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। ठीक है? 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो किसने किया? जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली। कब मिली? 1994, 1994 में। ठीक है? दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। कब बना? दक्षिणी अफ्रीका जो है एक लोकतांत्रिक देश कब बना? 1994 में। और इसके खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी? नेल्सन मंडेला ने। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे भागीदारी के बारे में। हमारे यहाँ एक सेकेंड, हाँ यहीं से। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। मतलब जो लोकतंत्र है उसमें लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। मतलब जिस तरह हम अपने नेताओं को चुनते हैं वोट डालकर, और फिर वो हमारे लिए निर्णय लेते हैं कि इनके लिए ये काम अच्छा है, ये चीज़ें हमें करनी है। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो सरकार कितने सालों के लिए चुनी जाती है? 5 वर्ष के लिए, है ना। उनका एक निश्चित समय होता है, 5 वर्ष के लिए वो चुना जाता है। फिर एक बार फिर से चुनाव होता है। अगर उन जो पहली वाली सरकार है, अगर उसने काम अच्छे से किए होंगे जनता के लिए, तो फिर जनता उनको दोबारा वोट देकर दोबारा सरकार बना सकती है। अगर जो है जनता को सरकार का काम पसंद नहीं आया, तो वह सरकार को बदल भी सकती है ना। हमारे ही हाथ में है सरकार बनाना, ठीक है। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहेगी। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। जैसे अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो लोग उसे बार बार चुनेंगे। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने के से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। मतलब अगर एक ही बार चुनाव होके सरकार वही बनी रहेगी, तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर उस सरकार को ही मतलब ये हो जाएगा वही राजा है, जो वो निर्णय लेगा वही सही है, फिर तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह गया, है ना। तो हमारे द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। अगर सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है, तो हम सरकार को बदल भी सकते हैं दोबारा चुनाव में, ठीक है। भागीदारी के अन्य तरीके तो देखते हैं, हम भागीदारी कैसे कर सकते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के कई अलग अलग तरीके भी हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले सकते हैं और उसकी आलोचना कर के भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। आलोचना का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बुराई ही करें। आज आलोचना का मतलब ये होता है कि हम उसकी जो उन्होंने अगर अच्छे काम किए हैं, तो अच्छे काम भी बताएँ, और बुरे काम अगर उन्होंने किए हैं, मतलब दोनों के बारे में हम उनको बताएँ। वो होती है आलोचना, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं। ये भी हम इधर एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? यहाँ से देखते हैं, कार्रवाई। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या जो है लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे की पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। तो ये बताई गई हैं, ठीक है। लोगों ने जो चिट्ठी लिखी गई हैं, जो चीज़ें उनको मतलब अच्छी नहीं लग रही हैं, तो वो चीज़ें वो चिट्ठी के दौरान जो है सरकार को बता रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें मतलब लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब एक बार किसी सरकार ने जो है बिजली का बिल बढ़ा दिया गया था, तो लोगों ने उसका विरोध करते हुए कैसे कैसे हम उसका विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हम हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं। तो ऐसे में लोगों ने ये काम किए, और जो सरकार ने जो निर्णय लिया था बिजली का किराया बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में उन्होंने ना लोगों की मांग को मानना पड़ा। तो उन्होंने जो बिजली के जो दाम बढ़ाए थे उसको बदलना पड़ा, और क्योंकि वह सरकार ही है जो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? जुलूस करके, धरने करके, जुलूस निकाल के, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, ठीक है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये
आजकल तो मीडिया भी पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती है, जो सच होता है वो दिखाती नहीं है, कुछ भी दिखाती रहती है। यहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है। जो जो है लोकतंत्र है वो भागीदारी का मौका देता है। कैसे? जुलूस निकाल कर, मोर्चे करके। वही यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने का तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। ठीक है, वैसे तो इन लोगों की बात कोई सुनता नहीं। जो दलित लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, जो संख्या में बहुत कम होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, इनकी आवाज़ें वैसे तो सुनते नहीं है। फिर ये अपना धरना प्रदर्शन करके, आंदोलन करके अपनी बातें मतलब कह पाते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे, गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस तरफ मतलब किसके लिए निकाला गया है। उसमें भाग लेने वाले लोग कौन-कौन से हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। मतलब जो भी लोग जुलूस निकालते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं उनको देख के घरों के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि हमें रुक कर उनके बारे में पूछना चाहिए कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस बारे में तुम लोगों ने जुलूस निकाला है। ठीक है, जिससे हमें सरकार को समझने में मदद मिलेगी कि देश में क्या चल रहा है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यहाँ से देखते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं, जैसे जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इसके समाधान में क्या भूमिकाएं निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकले कई बार वाद विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि एक सेकंड, यहाँ से देखते हैं, आपस में टकराव की स्थिति पैदा न हो और हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि वाद विवाद की समाधान निकले। तो इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा है, जब भी जैसे हम अपने धार्मिक जो है जुलूस निकालते हैं, जैसे हमारे जो हिंदू धर्म में होता है, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, या फिर ऐसे ही तरह तरह की जब हम झांकियाँ निकालते हैं, जब हम सड़कों पर जाते हैं, तो ऐसे में जो और धर्मों के लोग हैं उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। वो आपस में पत्थर वगैरह फेंकने लगते हैं। इन सभी चीज़ों को मतलब सभी चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारी सरकार है वो मुख्य भूमिका निभाती है। वो मतलब पुलिस वालों को उनके साथ भेज देती है, और सबसे जो है मेन चीज़ क्या है कि दोनों धर्मों को आपस में बिठाकर वाद विवाद को सुलझाने का काम करें, और अच्छे से मतलब सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहें। अगर दो पालकियाँ निकल रही हैं तो उनको बोलेंगे कि वो उस गली से निकल जाए, दूसरी निकले तो उसको बोलेंगे उस गली से निकल जाए। तो मतलब आपस में बात करके ये चीज़ें निपटाई जा सकती हैं। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर किया जाता है। जैसे एक विवाद है नदियों का विवाद। नदियाँ भी कई वाद विवाद का कारण बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? जैसे एक नदी कई राज्यों से होकर बहती है,
देखो, कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी को बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है कि ये किस राज्य में कितना पानी दिया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद में के बारे में सुना होगा। तो कर्नाटक और तमिलनाडु तमिलनाडु में कौन सी नदी पर विवाद चल रहा है? कावेरी नदी। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ये जो कावेरी नदी है किस किस के बीच में विवाद का कारण है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। और जिसको ये लगता है कि ऐसे ही है, मतलब एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता है, लेकिन जब मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सीटेट में एज इट इज़ पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के दे देते हैं आपको, और फिर 4-4 लाइनों के जो है उनके ऑप्शन दे देते हैं, फिर आपको उनमें से छांटना होता है, ठीक है। सीटेट का पेपर इतना टफ नहीं है जितना मतलब लोगों ने हवा बना रखा है। सीटेट का पेपर बहुत ही इजी होता है अगर हम एनसीईआरटी को ज़्यादा नहीं कम से कम 3 बार रिवाइज करें। और हम तो रिवीजन साथ साथ करते जा रहे हैं। इसके बाद मैं जैसे आपको अभी मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ, तो नोट्स के ज़रिए भी हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनके ज़रिए हम रिवीजन करेंगे। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे तो हमारी रिवीजन साथ साथ चलती रहेगी। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि जो कावेरी नदी का विवाद है किन किन राज्यों के बीच में है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप ये चीज़ें मतलब कमेंट करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। तो कौन कौन से राज्यों के बीच में है कावेरी नदी विवाद? चलिए बताइए। कर्नाटक कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है। इस पानी में से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु में मैटूर बांध से भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, और जो तमिलनाडु का मैटूर बांध है वो नदी के निचले छोर पर है, ठीक है। जो कृष्णा सागर राज बांध है वो कहाँ का है? कर्नाटक का। और जो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर, निचले छोर पर मैटूर बांध कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। जब कृष्णा राज सागर बांध में पानी छोड़ा जाता है तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी, देखिए ये दिखाया गया है, ठीक है, कावेरी नदी का पानी। तो यहाँ से देखते हैं, भरपूर पानी की जरूरत चाहिए जो कि नहीं मिल पाती, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है कि ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जो न्याय और समानता उसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। किन्हें किन्हें नहीं घुसने दिया जाता था? जो अछूत लोग होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के बीच बराबरी का व्यवहार हो। सरकार की समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो सरकार अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। चाहे कितना भी मतलब अच्छे सोच लो लड़कियों के बारे में, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा ही मतलब मान्यता दी जाती है, ठीक है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिसे लड़कियां
अपने साथ होने वाले न्याय से छुटकारा पा सकती है। मतलब जो लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनसे छुटकारा पा सकती है। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस ख़त्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ प्रावधान है। आपके अनुसार फ़ीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में मदद मिलेगी? मिलेगी भई। जब घरवाले इसीलिए तो नहीं भेज रहे लड़कियों को। अगर घर में 2 बच्चे हैं, 1 लड़का और 1 लड़की, और किसी को पढ़ाना है अपने बच्चों को, वो पढ़ाने में असक्षम हो रहे हैं, तो वो अगर शुरू में किसी को पढ़ाना चाहेंगे तो वो लड़के को ही प्राथमिकता देते हैं कि लड़का पढ़ लेगा, लड़की तो क्या है, इनको तो अगले घर जाना है और अपना घर का ही काम-काज सिखाना है। लेकिन अगर लोगों को यह पता चलेगा कि जो स्कूल कॉलेजों की फ़ीस नहीं लगती है, फ्री में पढ़ाई होती है, तो वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? तो उदाहरण बताइए। बताइए किस-किस ने देखा है? इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? कुछ मदद की जिसके साथ भेदभाव हो रहा था? कहाँ करते हैं लोग मदद? आँखें बंद कर लेते हैं जब किसी के साथ भेदभाव या कुछ गलत हो रहा है। और आजकल तो मीडिया का ऐसा वो चल ज़ोर-शोर से चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है तो सिर्फ़ वीडियो बनाने के चक्कर में लगे रहेंगे। ये नहीं है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम बचा लें। कोई-कोई निकल के आता है, और वो निकल के आता है उनको वीडियो बनाने का शौक होता है। तो चलिए, आज हमारा जो है पॉलिटी का जो ये चैप्टर समाप्त होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए अभी जो हिंदी की क्लासेस हैं, हमारी हिंदी की, साइंस की जो है, अभी मैंने एक तो टीचर से बात की है, तो वो आपके लिए मतलब हिंदी और साइंस की क्लासेस मैं जल्दी ही अपने आप जो है चैनल पर शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक